हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, ये वीडियो है यूपीपीसीएल मोस्टली जो बनाई गई है वो यूपीपीसीएल जेई की जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको देखते हुए बनाई गई है। यहाँ पे हम क्या हैं, यहाँ पे हम एक सीरीज़ लेके आए हैं 1000 क्वेश्चंस की अप्रोक्स, जो कि पूछे गए हैं अब तक। अप्रोक्स ये 2014 से लेके और अब तक जितने भी यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। ओरिजिनल जो प्रीवियसली ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यू कैन चेक ऑन, आपके सबके पास यूथ कंपटीशन की बुक है, रेड बुक, रेड कलर की जो है, तो उसमें अवेलेबल है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये शायद ये जो पेपर है ये क्वेश्चन लिए गए हैं 2015 के पेपर से, ठीक है। अभी शिफ्ट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया गया है कि इनके जो ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है उसको मैंने यहाँ पे छुपा दिया गया है, ताकि आप जो है वीडियो को पॉज करके भी एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पे इन क्वेश्चन को अपने थ्रू अपना आंसर अपने माइंड में सोच सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस, ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस है, इनका मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिससे क्या है, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि इन क्वेश्चंस को करने से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी 1000, क्योंकि ये हम करने वाले हैं टिल एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक हम अभी ये सीरीज़ चलाते ही रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये कोई मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस नहीं हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, और वो भी यूपीपीसीएल में। तो अभी यहाँ पे यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन चलने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो बस बने रहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। सो दिस इज ड्राइव्ड आर्मेचर करंट फ्रॉम डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। डिराइव्ड आर्मेचर करंट, यहाँ पे आर्मेचर करंट पूछा है डीसी मोटर में किसके प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन है मोटर स्पीड के, ठीक है, प्लांटेड वोल्टेज, रिक्वायर्ड टॉर्क और रिक्वायर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपना आंसर आप सोच सकते हैं, और अगर आपने सोच लिया है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। तो सबसे पहले तो ये है कि मोटर स्पीड है ना, और प्लांटेड वोल्टेज से रिक्वायर्ड टॉर्क और रिक्वायर्ड मास। रिक्वायर्ड मास, ये तो मास जो है ये तो आप पहले ही बोल सकते हो कि ये गलत है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि T इक्वल्स टू क्या होता है, के फाई आई ए, ठीक है, के फाई आई ए। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब करते हैं मोटर के तो उसमें भी देखते हैं, टी वर्सेस आई ए का ग्राफ हम चेक करते हैं कि टी वर्सेस आई ए का ग्राफ कैसा है, जो कि सीरीज मोटर के लिए क्या आ जाता है, सीरीज मोटर के लिए ऐसे करके जाता है कुछ, है ना, पैराबोलिक शेप में। और जो हमारी शंट मोटर है उसके लिए ग्राफ लगभग लगभग क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। टी वर्सेस आई ए ग्राफ हम चेक करते हैं, है ना। तो ये क्योंकि मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेक करते हैं तो वहाँ पे हम इसी से चेक करते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फाई आई ए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का पूरा डीएनए करेंगे, जिससे कि आप आने वाले जो मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये टी इक्वल्स टू के फाई आई ए बहुत इंपॉर्टेंट है। टी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स इससे हमें पता चलता है। सो द थिंग इज, यहाँ पे हम शंट मोटर की बात कर रहे हैं, तो शंट मोटर में क्या होता था, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनता था लगभग। और सीरीज मोटर के लिए क्या हो जाता था, सीरीज मोटर के लिए ये ही हमारा पैराबोलिक शेप में होता था। उसका रीजन था कि टी इक्वल्स टू के फाई आई ए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्या है कि फ्लक्स, क्योंकि ये आर्मेचर करंट भी वही है सीरीज मोटर में, और फ्लक्स भी वो उसी सीरीज वाइंडिंग में बनता है, ठीक है। सीरीज जो हमारी मोटर है उसमें यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट, तो ये स्क्वायर हो जाता था। तो क्या होता था, अप टू सैचुरेशन तक तो ये जाएगा पैराबोलिक शेप में, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स एक सीमा तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा। लेकिन दिस इज पैराबोलिक इन शेप। सो यहाँ पे हमें यही पूछा गया है कि डीसी मोटर में जनरली टॉर्क क्या है, तो टॉर्क हमने फॉर्मूले से ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के फाई आई ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टॉर्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए कंडीशन ऑफ डेवलपिंग आर्क ऑन कार्बन ब्रशेस, ठीक है। कार्बन ब्रशेस जो हम जनरली डीसी मशीन में ये पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आर्क हो रहा है, अगर उस पर स्पार्किंग हो रही है कार्बन ब्रशेस पे, तो क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले उसको हम क्या कर सकते हैं
कि डिक्रीज लोड, लोड को घटाएंगे, या फिर टेस्ट द स्टार्टर, स्टार्टर को टेस्ट करेंगे, या चेक द लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को चेक करेंगे, या क्लीन द कम्यूटेटर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि जब भी कम्यूटेटर पे डर्ट होती है, डर्ट का मतलब है गंदगी, ठीक है, जब भी कम्यूटेटर पे डर्ट होगी तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हमारा आपका मतलब कम्यूटेटर पे स्पार्क करता है कम्यूटेटर। तो सिंपल यही क्वेश्चन है कि अगर हमारे कार्बन ब्रशेस पे स्पार्किंग हो रही है तो क्या एक रीज़न हो सकता है कि डर्ट होगी कम्यूटेटर पे, और उसका क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्लीन द कम्यूटेटर। सो फोर्थ जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड ट्रांसमिशन इन अंडरग्राउंड सिस्टम। मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन, जो कि ओवरहेड जो हमारे ओवरहेड जो ट्रांसमिशन जब हम जनरली करते हैं, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन जो केबल के थ्रू होता है अंडरग्राउंड, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। हिंदी में मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। सो क्या होता है इन कंपैरिजन टू ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, तो वोल्टेज लॉस इज लेस, वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस, फॉल्ट करेक्शन इज ईजियर, मतलब कि फॉल्ट जो हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, या इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज लो। तो यहाँ पे हम इनके चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पहले सेकंड ऑप्शन को करते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस। ठीक है, तो क्या होता है, चार्ज करंट हमें पता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के होने की वजह से चार्ज करंट सर्किट में फ्लो होती है, चाहे ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन हो, चाहे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन हो। ये चार्जिंग करंट आईसी से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की वैल्यू के होगी। सो वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस। अब हमें पता है क्योंकि क्या होता है, कैपेसिटेंस हमारा आपके इसके केस में अंडरग्राउंड केबल के केस में कैपेसिटेंस हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड ट्रांसमिशन। हमें पता है ओवरहेड ट्रांसमिशन में क्या होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में क्या, अंडरग्राउंड जो हम वो केबल के थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज़ लेस, ये बोल रहा है इसमें, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में, ठीक है। या बोल रहा है फॉल्ट करंट इज ईजियर, या बोल रहा है इनिशियल कॉस्ट इज लो। तो इनिशियल कॉस्ट तो लो होती नहीं है, इनिशियल कॉस्ट नहीं लो होती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाली बात है कि अंडरग्राउंड वो करना, इसलिए हम इसको मतलब कहाँ करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन पॉसिबल ना हो, या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ना हो। फॉल्ट करेक्शन भी इसका टफ है, क्योंकि अंडरग्राउंड में फॉल्ट करेक्शन करना इतना आसान बात नहीं है। वैल्यू ऑफ चार्ज करंट इज लेस बोल रहा है ये इसमें, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ओवरहेड ट्रांसमिशन। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में वैल्यू ऑफ चार्ज करंट लेस नहीं होती, ज़्यादा होती है, क्योंकि आईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, ठीक है। अब वोल्टेज लॉस इज लेस, बस इसमें यही फायदा है ओवर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में कि क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, वो भी वोल्टेज लॉसेस। तो यहाँ पे हमने सारे इसके जो ऑप्शंस हैं वो कर लिए हैं। इससे आई गेस दो तीन क्वेश्चन जो और बन सकते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डज नॉट हैव वेरिएबल स्पीड, कौन सी मोटर वेरिएबल स्पीड नहीं होती, ठीक है, मतलब कौन सी मोटर जो है जो उसकी स्पीड वेरिएबल नहीं होती, फिक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी डिफरेंशियल मोटर, एंड डीसी सीरीज मोटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डज नॉट हैव वेरिएबल स्पीड, मतलब वेरिएबल स्पीड नहीं है उसकी, कैसी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। कौन सी मोटर जिसकी कांस्टेंट स्पीड है इस ऑप्शन में, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डीसी शंट मोटर ही है। और एक ये भी बात होती है कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन, जो स्पीड रेगुलेशन है शंट मोटर का बेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, अगर ये भी पूछ सकता है, तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है कि नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन तक स्पीड में कितना चेंज आया, ठीक है। नो लोड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन, पहले हम देखेंगे कि नो लोड पे स्पीड कितनी थी, फिर हम देखेंगे कि फुल लोड पे स्पीड कितनी थी, तो कितना चेंज आया, ठीक है। जितना चेंज कम होगा उतना स्पीड रेगुलेशन बेटर होगा। बस स्पीड रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड रेगुलेट करे, फ्लक्चुएट करे, नहीं। स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है कि जितना चेंज कम हो, लेस चेंज इन स्पीड, चाहे नो लोड हो, ओवरलोड हो, या फिर फुल लोड हो, ठीक है। तो इस पे स्पीड नहीं चेंज होना चाहिए ज़्यादा। तो वो क्या होगा, वो होगा गुड स्पीड रेगुलेशन, अच्छा स्पीड रेगुलेशन होगा। तो बस डीसी शंट मोटर का बेस्ट स्पीड रेगुलेशन होता है, क्योंकि नो लोड टू फुल लोड हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है। नो लोड टू फुल लोड जैसे एन यहाँ पे स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे आई ए के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो नो लोड टू फुल लोड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है, बहुत ही स्लाइटली,
इन इन जितनी भी मोटर्स हैं इनके कंपैरिजन में स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली डिक्रीज होती है लोड के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा इसका वो बनेगा डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शेडिंग रिंग इन शेडेड पोल मोटर इज मींट फॉर, मतलब शेडिंग रिंग यूज करते हैं हम शेडेड पोल मोटर में, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में जो हमने पढ़ी है शेडेड पोल मोटर, जो कि जिसका टॉर्क काफ़ी कम है एंड यूज फॉर टॉयज एंड ऑल, ये छोटी टॉयज वगैरह के लिए यूज़ होती है, टॉर्क काफ़ी कम है। तो इसमें एक शेडिंग रिंग यूज़ होती है। तो उसका वो किस लिए यूज़ होती है, हमें पता है कि सिंगल फेज जो सप्लाई है उसका रोटेटिंग फ्लक्स नहीं होता, रोटेटिंग फ्लक्स उसका होता नहीं है, हमें रोटेटिंग बनाना पड़ता है, जैसे कि स्प्लिट फेज करके और या फिर कैपेसिटर लगा के उसका टॉर्क इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी है कि एक होगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक होगी मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी को कुछ टाइम बाद कट कर देंगे। तो ये सब अरेंजमेंट किसके लिए होता है, ये सब होता है किसके लिए, इसको स्टार्टिंग बना मतलब स्टार्ट ऑफ मोटर, इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो इसलिए होता है। लेकिन इसमें शेडिंग रिंग जो है, शेडेड पोल मोटर जो यूज़ होती है, शेडिंग पोल मोटर में जो यूज़ होती है शेडिंग रिंग, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम भी ये होता है क्या, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग बनाने के लिए, ठीक है, इसीलिए ये यूज़ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम और मोर इन जनरल, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड है 3000 आरपीएम। तो कौन सी मोटर है, डीसी शंट मोटर बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, कैपेसिटर मोटर भी नहीं हो सकती, इंडक्शन मोटर भी नहीं हो सकती, यूनिवर्सल मोटर जो कि हमारी सिंगल फेज मोटर में हम पढ़ते हैं एसी डीसी पे चलती है। सीरीज मोटर को ही एक फर्दर मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3000 आरपीएम या उससे अच्छी भी, उससे ऊपर स्पीड पे भी रन कर सकती है एंड इसका टॉर्क भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। ये बात है इसके बारे में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द स्पीड ऑफ टरबाइन, तो स्पीड कौन कंट्रोल करता है टरबाइन की, वॉल्व हाउस, अल्टरनेटर, ठीक है, पावर हाउस, इनमें तो कोई भी नहीं करता टरबाइन की स्पीड, केवल गवर्नर इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ टरबाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कॉल्ड, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ये बोल रहा है हमें, आरएमएस वैल्यू ऊपर है और अपोन में क्या है, एवरेज वैल्यू। आरएमएस अपॉन एवरेज क्या बनता था, फॉर्म फैक्टर, और मैक्सिमम पीरियोडिक वैल्यू फॉर्म फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू फेज फैक्टर, तो ये तो ऑप्शन ही इसने ऐसे दिए, फॉर्म फैक्टर ही हमें पता लग रहा है कि आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू ही फॉर्म फैक्टर होता था। और एक होता है हमारा पीक फैक्टर, पीक फैक्टर होता है, या पीक इसका दूसरा नाम है क्रेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू, इसके मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू होती है इसमें, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू, ये होता है हमारा पीक फैक्टर है, इसको क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। और एक और बात, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.11, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मिडिल फिंगर डायरेक्ट इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछ रहा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस में यूज होता है, मोटर में। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस में प्रयोग होता है, जनरेटर में। तो क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा थंब है, ठीक है, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये बाकी की फिंगर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है हमारा, ये करता है फोर्स को डिनोट, ठीक है। फोर फिंगर ये बोल रहा है इसमें मिडिल फिंगर, हाँ। तो ये करता है हमारा फोर्स, ये करती है हमारी फिंगर फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करती है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो ये करंट फ्लो को करती है, यही ये पूछ रहा है हमसे, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अच्छा, यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की, जो कि जनरेटर में लगता है, ये फोर फिंगर है। तो यहाँ पे जो थंब है हमारा, वो करेगा मोशन को डिनोट करेगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे फील्ड, ठीक है। तो ये जनरेटर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोटर शाफ्ट ऑन इंडक्शन मोटर जनरली मेड ऑफ, काफ़ी बार पूछा जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर शाफ्ट है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट आंसर है माइल्ड स्टील की यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज्ड इन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट इज, तो एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन, हमें पता है लीनियर स्केल तो पीएमएमसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एम आई टाइप का इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा, तो उसका स्केल होता है नॉन लीनियर, हमें पता है ये नॉन लीनियर स्केल होता है। शुरुआत में क्रैम्ड होता है, मतलब इनिशियल वैल्यूज़ के लिए वो क्रैम्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर स्केल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ गुड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट
ऑयल फॉर ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है 140 डिग्री। डायरेक्ट है थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्टिविटी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यूपीपीसीएल में। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी देखो, एक होता है रजिस्टिविटी, ठीक है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? रजिस्टिविटी होती है कि मान लीजिए मैं कॉपर की रजिस्टिविटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉपर की रजिस्टिविटी निकाल रहा हूँ, तो कॉपर का मैं क्या करूँगा, 1 मीटर लेंथ का टुकड़ा लूंगा जिसका क्रॉस सेक्शनल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लेंथ होगी और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल होगा, मतलब वो इतना 1 मीटर स्क्वायर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा हिंदी में, और 1 मीटर उसकी लेंथ होगी। तो उसका जो रजिस्टेंस है, उसका जो रजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होता है, कॉपर की रजिस्टिविटी। तो कहने का मतलब है जो रजिस्टिविटी हमारी स्पेसिफिक रजिस्टेंस है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू कि अगर हम तो इसीलिए ये फिक्स भी होती है, क्योंकि हम कोई भी मटेरियल लें, कॉपर की भी रजिस्टिविटी हमें पता है 1.69 इंटू 10⁻⁻8, या कई बार 1.68 भी बोलते हैं इसको। और हार्ड ड्रॉन कॉपर के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर के लिए 1 पॉइंट कितनी बोल सकते हैं, 7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू कैसे दे दी? रेजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू तो देते नहीं है। जैसे कि मान लिया हमें कोई बोलता है कि कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है, नहीं बोलेगा, वो डिनोट करेगा, वो लेंथ देगा, ये सब चीज़ें देगा, तब हम निकालेंगे। लेकिन कॉपर की रजिस्टिविटी फिक्स है, क्यों? उसका सीधा सा आंसर है क्योंकि रेजिस्टिविटी हम निकालते कैसे? रेजिस्टिविटी होती क्या है कि किसी भी मेटल की अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हम उसका 1 मीटर लेंथ ही टुकड़ा लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो होगा रेजिस्टिविटी। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसीलिए ये फिक्स है क्योंकि कॉपर के लिए तो हम यही करने वाले हैं। अब मान लीजिए एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का 1 मीटर का टुकड़ा लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, उस रेजिस्टेंस को एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बोलेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो फिक्स। और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पे डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट है लेंथ वगैरह से, पहले ही पता है क्योंकि 1 मीटर का ही निकालना है, 1 मीटर ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ एंड क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसका भी इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। रजिस्टिविटी चेंज किससे होती है? ठीक है, रजिस्टिविटी बदलती किससे है? तो शेप एंड साइज से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। रजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रजिस्टिविटी शेप और साइज से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किससे पड़ता है? टेम्परेचर से पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम अगर वेरी करेंगे तो रजिस्टिविटी ऑब्वियसली वेरी होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर हम मिक्सचर करेंगे, ठीक है, मिक्सचर कहने का मतलब है हम कोई अलॉय बनाने की कोशिश करेंगे कि उसी मटेरियल में कोई और मटेरियल मिला दिया हमने, ठीक है, तो तब रेजिस्टिविटी चेंज होगा। और एक होता है एज हार्डनिंग। एज हार्डनिंग मतलब एज के साथ साथ जैसे किसी मटेरियल की एज बढ़ती है, काइंड ऑफ वी आर यूजिंग कॉपर वायर सिंस 10 ईयर्स, और लास्ट 10 ईयर से हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसकी एज बढ़ गई, एज है तो उसकी रजिस्टिविटी कुछ परसेंट में इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है रजिस्टिविटी के बारे में पूरा हमने डीएनए कर चुके हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो रो इक्वस टू क्या होगा, आर ए बाई एल, है ना। तो आर ए बाई एल होगा, तो ओ जो आर की यूनिट है हमें पता है ओम है, ऊपर मीटर स्क्वायर है, और अपॉन में मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होगी रजिस्टिविटी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति क्या होता है? मतलब डीसी मोटर में अगर लोड हम बढ़ाएं तो स्पीड पे क्या होगा? देखो, जनरली जितनी भी जो मोटर हैं उनकी जो क्या है, लोड इंक्रीज करने पर वो उनका स्पीड डिक्रीज होता है, चाहे किसी में स्लाइटली डिक्रीज हो, जैसे कि शंट मोटर है उसमें स्लाइटली डिक्रीज होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर है उसमें भी, क्योंकि वो भी इंडक्शन मोटर भी अच्छी खासी वोल्टेज रेगुलेशन रखती है, मतलब नो लोड टू फुल लोड उसका भी इतना इतना स्पीड डाउन होता नहीं है, इसलिए उसका अच्छा यूज़ भी है हमारे इलेक्ट्रिकल पर्पस में। तो काइंड ऑफ क्या होता है, लोड बढ़ाने पे स्लाइटली डिक्रीज होती है स्पीड। ठीक है, ये बात तो श्योर है।
तो यहाँ पे क्या है, डीसी मोटर में बोल रहा है, तो डीसी मोटर में तो शंट हो गई या बाकी सारी मोटर हो गई, ठीक है, लोड बढ़ाने बढ़ाने पे स्लाइटली डिक्रीज होगी स्पीड। इवन सीरीज मोटर भी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, स्पीड का ऐसे करके आता है। तो ये क्या होती है, हाई लोड्स के लिए यहाँ पे आर में आई ए वर्सेज एन है, स्पीड वर्सेज आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका देख रहे हैं। तो हाई लोड्स के लिए क्वेश्चन भी आता है, हाई लोड्स के लिए सीरीज मोटर की स्पीड क्या होती है, अच्छी होती है, स्थिर, काइंड ऑफ कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। तो इसलिए पहली बात तो इसे हम नो लोड पे रन ही नहीं करते, है ना, क्योंकि इसकी तो डेंजरस स्पीड है सीरीज मोटर की। शंट की बात करें तो शंट मोटर भी हम बोलते हैं कि कांस्टेंट स्पीड मोटर है, बट द थिंग इज ये स्लाइटली डिक्रीज करती है स्पीड को, शंट मोटर स्लाइटली डिक्रीज करती है स्पीड को। तो इसीलिए डीसी मोटर पूछ रहा है वो, तो सारी डीसी मोटर यूज होंगी। लेकिन एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है डिफरेंशियल मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एन का स्पीड का फॉर्मूला है वो है ई बी अपॉन फाइव, मतलब बैक ईएमएफ। तो हमारी स्पीड जो है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीसी मोटर की, और फ्लक्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी डिफरेंशियल मोटर है उसमें लोड बढ़ाने पे क्या होता है, फ्लक्स घटता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी शंट वाइंडिंग है उससे माइनस हो जाएगा सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स, तो फ्लक्स घटेगा, लोड बढ़ाने पे तो स्पीड बढ़ेगी। बट इसको जनरली हम यूज़ में लेते ही नहीं है इतना। तो डीसी मोटर की अगर बात कर रहा है तो हम सीरीज, शंट, कंपाउंड, वो भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड, इनकी ही बात करेंगे जिनमें ऑब्वियसली स्पीड स्लाइटली डिक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं कि डीसी मोटर में भार बढ़ाने पर घूर्णन गति, आई मीन टू से रोटेटिंग स्पीड क्या होगी, वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज प्रिंसिपल डज द डीसी जनरेटर वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर किस पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के नियम पे काम करता है हमारा डीसी जनरेटर। लेंज और ओम और ये बायो सेवर्ट नहीं है इसका, फैराडे लॉ सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। सो ये है, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ यूज टू, एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, तो वो यूज कहाँ होता है। तो ये यूज होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये यूज होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में किसकी, करंट की डायरेक्शन, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट की बहने की दिशा को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, किससे पता लगा सकते हैं, एम्पियर्स लॉ से। नेक्स्ट है, वेपर टर्बाइंस कन्वर्ट एनर्जी ऑफ वेपर इनटू, वेपर टर्बाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, वेपर की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, वेपर टर्बाइंस बोल रहा है वो। टर्बाइंस ऑब्वियसली हमेशा मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करेंगी, मैकेनिकल एनर्जी होती है जैसे रोटेटिंग एनर्जी काइंड ऑफ, तो वो उससे कपल्ड होगा हमारा टर्बाइन से अल्टरनेटर, और वो घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। सो दिस मीन्स कि वेपर टर्बाइंस कन्वर्ट एनर्जी ऑफ वेपर्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उसका इनपुट, सॉरी, जो टर्बाइन है उसका आउटपुट हम किसको देंगे, हमारे ऑल्टरनेटर को। तो वो एक उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी रोट, जिससे वो घूम सकेगा, और वो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकेगा या जनरेट कर सकेगा। सो दीज आर मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप खुद भी इफ़ यू आर इन प्रिपरेशन सो आप चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और रिलेटेड टू ऑल योर इम्पोर्टेंट थ्योरीज, मीन्स कि इनसे थ्योरी भी एनालाइज हो रही है, थ्योरी भी रिवाइज हो रही है। सो ये क्वेश्चन डेली अपडेट मिलते रहेंगे आपको। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।